हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 33। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 32 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। रुद्र ने कॉफ़ी का कप उठाया और सिप लेकर कहा कि आपने शायद सुना नहीं है, मैं संजय प्रताप सिंह का बेटा हूँ, रुद्र प्रताप सिंह। संजय का नाम सुनते ही उस औरत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो रुद्र की तरफ हैरानी से देखने लगी। अब देखते हैं आगे। इधर इंडिया में सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अभी नाश्ता कर रहे थे। नील काफी ज्यादा उदास था और किट्टू भी काफी ज्यादा उदास मन से बैठी थी। तभी दादाजी डाइनिंग टेबल पर आए और उन्होंने अखबार खोलते हुए कहा कि लगता है जेठ और बहू की हालत एक जैसी हो गई है। ये सुनते ही दिशा, दादी, नव्या और शुभ एक साथ हंसने लगे। तो नील ने भी कोई भी रिएक्ट नहीं किया और वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाना ही खाता रहा। थोड़ी देर के बाद नील का फोन वाइब्रेट हुआ तो नील ने अपना फोन चेक किया और साइड में रखते हुए दादाजी को देखकर बोलता है कि दादाजी, फूलमती आपसे डाइवोर्स मांग रही है। उसे पता चल गया है कि आपने चंद्रकला से भी शादी की हुई है। ये सुनते ही दादाजी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके नील को हैरानी से देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हो कि कौन फूलमती, मैं तो किसी फूलमती को नहीं जानता। तभी दादी ने भी हैरानी से पूछा कि नील, ये फूलमती कौन है? तो नील ने कहा कि दादू बताएंगे, मुझे क्या पता कौन है। तो चंद्रकला ने भी दादू की तरफ देखकर कहा कि कौन है ये फूलमती, बताइए मुझे। संजय के पिताजी, अगर मुझे पता चला कि आपकी कहीं और भी सेटिंग है तो फिर आप समझ लीजिएगा, तो मिट्टी का तेल डालकर घर में आग लगा दूंगी मैं। तो दादाजी ने भी चंद्रकला की तरफ देखकर कहा कि चंद्रकला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इस उम्र में मैं सेटिंग कर लूंगा क्या? तो नील ने कहा कि दादी, सेटिंग तो पहले ही की हुई थी इन्होंने, बस आपको पता इस उम्र में चला है। तो दादाजी ने फिर से घूर कर अभी नील को देखा, जैसे कह रहे हो कि बस कर मेरे बाप, नहीं तो अभी चंद्रकला मुझ पर बरस जाएगी। तो नील बिना किसी इमोशन के खड़ा हुआ और ऑफिस का बैग उठाकर बोला कि जा रहा हूँ चंद्रकला, रात को मिलते हैं और पूछ लेना अपने संजय के पिताजी से कि ये फूलमती कौन है, नहीं तो मैं नहीं जानता फिर। तो दादाजी ने अभी शुभ की तरफ देखा, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो दादाजी ने अभी घूर कर शुभ को देखा और शुभ भी हंसता हुआ नील के पीछे पीछे चला जाता है। तो दादी ने भी डाइनिंग टेबल पर जोर से प्लेट उठाते हुए कहा कि बच्चों को घूरने से क्या होगा संजय के पिताजी, पहले तो आपने ही नील को छेड़ा था ना, अब वो आपको अच्छे से छेड़कर चला गया। तो दादाजी अभी डाइनिंग टेबल पर उठते हुए बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे पोते, तुम सब ने तो मेरी जान ही खा रखी है, क्या करूं मैं, हे भगवान बचा ले मुझे। इतना कहकर दादाजी भी उठकर अपने कमरे में चले गए। तो किट्टू, नव्या, दिशा अभी तीनों ही कॉलेज के लिए चली गईं। तो नव्या ने फिर से अभी निहाल का फ़ोन ट्राई किया था लेकिन निहाल ने इस बार भी रिसीव नहीं किया था। तो नव्या ने भी ना जाने कितने मैसेज कर दिए थे अभी निहाल को, लेकिन निहाल अभी नव्या के किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो नव्या का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था निहाल पे। तो नव्या ने अभी डिसाइड किया कि वो निहाल के ऑफिस में जाकर उससे मिलेगी। तो नव्या की क्लास ख़त्म हुई और शाम को जब तीनों ही घर आने लगी तो नव्या ने कहा कि भाभी, दिशा, तुम दोनों ही घर चली जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं उसे कर कर आ जाऊंगी। तो नव्या अभी कॉलेज से सीधा प्रताप इंडस्ट्री के लिए आ गई थी। तो नव्या सीधा अभी निहाल के कैबिन में धन धनाते हुए गई। तो निहाल लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। नव्या निहाल को पॉइंट करते हुए बोलती है कि निहाल जी, शर्म के बीज खाई है क्या आपने? आपको दिखाई नहीं देता या फिर आप देखना ही नहीं चाहते हैं? मैंने कल से लेकर आज तक आपको कितने सारे मैसेज किए हैं, कितने सारे फ़ोन किए हैं, फिर भी आपने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया? तो निहाल ने भी नव्या को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। नव्या ने भी थोड़ा गुस्से में बोला, बिजी थे तो मैसेज तो करके बोल सकते थे ना कि मैं बिजी हूँ, बाद में मैं बात कर लूँगा। तो निहाल ने कहा कि ठीक है, अब बोल देता हूँ ना कि मेरे कैबिन से जाओ, मुझे
मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अब तुम जा सकती हो। तो निहाल का ऐसा बिहेवियर देखकर नव्या को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो नव्या की आंखों में एकदम से पानी आ गया और वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और वापस आई। तो नव्या निहाल की चेयर के पास आ गई और नव्या ने चेयर पर थोड़ा सा झुककर निहाल के करीब जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहा कि मेरी बात सुनिए और हाँ, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूँ ना? कैसे करूँ मैं एक्सेप्ट? बोलिए आप। आपने दादा दादी जी से बात की क्या? हमारी शादी सीक्रेट है, तो मैं कैसे इस शादी को अभी ओपनली बोल दूँ? हमारी शादी के बारे में किसी को पता भी नहीं है और एक पत्नी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए मुझे मिला भी नहीं है। ना मेरी शादी भी कोई रस्म से हुई है और ना ही कोई ट्रेडिशनल फॉलो कुछ भी हुआ है, ना ही मैंने एक नॉर्मल दुल्हन की तरह घर प्रवेश किया है। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे रिश्ते को एक्सेप्ट करूं? बोलिए आप। आपसे तो बस मैंने ये कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो वो भी नहीं मंजूर हुआ। आपको तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे करीब आने की, बस उसी चक्कर में मैंने आपको थोड़ा सा हर्ट कर दिया, तो आप मुंह फुलाकर बैठ गए, है ना? यही बात है ना? निहाल को नव्या ने अभी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे दी थी, लेकिन निहाल पर कुछ भी असर नहीं हुआ। निहाल ने अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ अभी के अभी। तो नव्या को भी अब गुस्सा आ गया था। नव्या ने निहाल का कॉलर छोड़कर कहा कि ठीक है, नहीं आऊँगी आपके पास, मैं चली जाती हूँ आपके कैबिन से और अब कभी भी नहीं आऊँगी, ना ही कोई मैसेज करूँगी और ना ही कोई कॉल करूँगी। तो निहाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा कि हाँ हाँ चली जाओ, मत आना, मत करना कॉल, मत करना मैसेज, मुझे डिस्टर्ब भी मत करना, तुम भी अपनी हद में रहो, ओके? और मैं भी अपनी हद में ही रहूँगा। तो नव्या गुस्से में और आंखों में आंसू लेकर निहाल के कैबिन से चली गई थी। नव्या जब गुस्से में ऑफिस से जा रही थी तो उसे नील ने देख लिया था। तो नील ने नव्या को आवाज़ लगाई, लेकिन नव्या ने नील की आवाज़ सुनी ही नहीं और वो वहाँ से चली गई। तो नील ने अभी खुद से मन ही मन कहा कि यहाँ आई थी और गुस्से में चली गई, मुझसे मिली भी नहीं, आखिर क्या बात हो सकती है, किससे मिलने आई थी ये? तो रुद्र भी अभी यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद नील ने कहा कि कहीं ये निहाल की कबूतरी प्रताप हाउस में ही तो नहीं उड़ती है, पता करना पड़ेगा। तो नव्या जब ऑफिस से घर आई तो गार्डन में ही रुक गई थी। नव्या भी बहुत बुरी तरह से रो रही थी, इसीलिए उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए गार्डन में चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। नव्या को पता ही नहीं चला कि कब कुछ मेहमान प्रताप हाउस में आ गए हैं। तो नव्या भी जैसे ही प्रताप हाउस में जाने के लिए अंदर की तरफ चलने लगी तो उसे दादा दादी की आवाज़ सुनाई देती है। तो दादी ने कहा कि संजय के पिताजी मेहमानों को बुलाने से पहले एक बार घर में पूछ लेते हैं। पिछली बार भी कुछ मेहमान आए थे, मगर नव्या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, इसीलिए एक बार उससे पूछ लेते हैं। कह रही थी कि दादी मुझसे पूछ तो लेते। तो दिग्विजय जी ने कहा कि चंद्रकला, मैंने इन्हें नहीं बुलाया है, बस मैंने तो नव्या के रिश्ते की बात छेड़ी थी इनसे, बाकी और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्या पता था कि ये नव्या को देखने ऐसे ही आ जाएंगे। अब आ गए हैं तो इनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। और वैसे भी नव्या हमारी पोती है, हमारी इज्जत ऐसे नहीं उछालेगी। हम उसके लिए कुछ भी डिसाइड करेंगे तो वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करेगी और हाँ, हमारी इज्जत भी रखेगी। तो दादी ने कहा कि संजय के पिताजी जो भी हो, बस एक बार बच्चों की सलाह लेनी ज़रूरी है। तो रुद्र भी अभी यहाँ पर नहीं है, नील भी यहाँ पर नहीं है और आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि नव्या की शादी इस परिवार में करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि तो चंद्रकला, अब क्या करूँ मैं? तुम ही बताओ, अब मेहमानों को भगा दूँ क्या? इन्हें भगा तो नहीं दे सकता, इनसे कह दूंगा कि मेरे परिवार अभी घर में नहीं है, चले जाओ यहाँ से। देखो चंद्रकला, लड़का अच्छा है, सिंघानिया परिवार है, जाना माना परिवार भी है और हाँ, नव्या के लिए खुद चलकर आए हैं ये। एक बार अगर नव्या को सिंघानिया परिवार का लड़का अनुज दोनों ही आपस में मिल लें और पसंद कर लें तो एक दूसरे को पसंद करने के बाद इस रिश्ते को तभी मैं पक्का करूँगा। पर मेरा दिल कहता है कि नव्या इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि ये लड़का बहुत ही अच्छा है। नव्या ने जब दादाजी की अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखा तो नव्या की आंखें और भी ज़्यादा भारी हो गई थी। तो निहाल अभी पहले से ही नव्या से ठीक से बात नहीं कर रहा था और ऊपर से उसे घर आते ही एक और शॉक लग गया था, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। नव्या ने खुद को कंट्रोल किया और घर के अंदर चली गई। घर के अंदर पूरा सिंघानिया परिवार अभी बैठा हुआ था। सिंघानिया परिवार का सबसे छोटा बेटा अनुज ही नव्या को देखने के लिए आया था। तो दादी ने भी नव्या को अनुज के पास
ही बैठा दिया और अनुज ने नव्या को एक नज़र में ही पसंद कर लिया था। थोड़ी देर बात करने के बाद नव्या भी अपने कमरे में चली गई थी और सिंघानिया परिवार दादा दादी के पास ही बैठा हुआ था। नव्या कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी किट्टू नव्या के पास आई और किट्टू नव्या को अपने गले लगाती है। नव्या किट्टू के गले लगकर खूब ज़्यादा रोने लगती है। तो किट्टू तो सब कुछ जानती थी कि नव्या क्यों रो रही है। तो किट्टू को इस वक्त अभी रुद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किट्टू को पता था कि अगर रुद्र यहाँ पर होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। किट्टू ने नव्या को जैसे तैसे संभाल कर बेड पर लेकर आ जाती है और उसे सुला देती है। तो किट्टू ने अभी रुद्र को कई फ़ोन किए थे, लेकिन रुद्र ने अभी एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया था। किट्टू ने रुद्र के लिए मैसेज छोड़ दिया था। तो किट्टू ने अभी फिर निहाल को मैसेज करके सब कुछ बता दिया था। निहाल को जहां इस वक्त नव्या पर गुस्सा आ रहा था, तो निहाल को अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी अपने और नव्या के रिश्ते के लिए। तो निहाल ने अभी अपने मन ही मन खुद से कहा कि नव्या मुझे कहती रही कि दादाजी से बात कर लो, दादी से बात कर लो, लेकिन मैं ही लेट करता गया और अब देखो कर ली ना मुसीबत अपने सिर पर। मैंने नव्या की बात तो समझी नहीं, उल्टा अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। वो कितनी उम्मीदें लेकर मेरे पास आई थी और मैंने उससे गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया। अब तो वो मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई होगी। आज जो भी हो गया है ना, दादा दादी से बात कर ही लेता हूँ मैं, इससे पहले कि बात और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। सिंघानिया परिवार नव्या की गोद भराई कर दे। और हाँ, फाइनली निहाल ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो आज ही प्रताप हाउस जाकर अपनी और नव्या की बात करेगा और सब कुछ सच सच बता देगा कि उन दोनों की एक दूसरे से शादी हो चुकी है। निहाल ने डिसाइड कर लिया था और अपनी चेयर से उठकर जाने लगा। इधर रात का समय हो चुका था, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तभी निहाल भी प्रताप हाउस में आ गया था। तो दादाजी ने भी नील और निहाल के सामने नव्या की रिश्ते की बात छेड़ दी थी। तो दादाजी ने कहा कि तुम्हें पता है नील, आज नव्या के रिश्ते के लिए सिंघानिया परिवार खुद चलकर हमारे घर आया था। मुझे तो अनुज अच्छा लगा और उससे अच्छा लड़का नव्या के लिए मिल भी नहीं सकता। उन्हें हमारी नव्या भी पसंद आ गई है। सोच रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई कर दूँ। तो नील को अभी नव्या और निहाल पर कुछ डाउट हो गया था। तो नील ने कहा कि दादाजी आपने नव्या से पूछा क्या कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है या फिर नहीं। नव्या वहाँ पर अभी नहीं थी। तो किट्टू ने अभी नव्या का डिनर उसके कमरे में ही भिजवा दिया था। तो दादाजी ने कहा कि इतना तो मैं अपने परिवेश पर गुरूर कर सकता हूँ बेटा कि नव्या मेरा कहीं भी कोई भी वचन नहीं टालेगी। और हाँ, रही बात नव्या से पूछने की तो उससे भी पूछ लूँगा, पर मेरा दिल कहता है कि वो इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। अनुज जैसा लड़का उसे नहीं मिलेगा। तो नील को तो पता नहीं क्यों आज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने टेबल से उठते हुए कहा कि जब दादाजी आपने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया है तो फिर मुझे क्यों बता रहे हैं। इतना कहकर नील गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो दादाजी ने कहा कि इसे क्या हुआ है, ऐसे तो कभी भी ऐसी बात नहीं करता है, आज इसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक गया था ऑफिस। तो दादाजी ने फिर निहाल को देखकर कहा कि तुम बताओ निहाल कि आखिर इसे हुआ क्या है और नव्या को इससे अच्छा रिश्ता मिल सकता है क्या। सिंघानिया परिवार खुद चलकर यहाँ पर आया था, देखते ही नव्या को पसंद कर लिया उन्होंने। मैंने लड़के के बारे में भी सब जांच पड़ताल की है, लड़का बहुत ही शरीफ है और अच्छा है। तो दादाजी ने इतना खुश होकर अभी बोला था कि निहाल इन्हें बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और निहाल भी अभी दादाजी की हाँ में हाँ मिला देता है। और थोड़ी देर के बाद हॉल में अभी डाइनिंग टेबल से उठकर वो कहने लगा कि दादी मैं भी चलता हूँ। तो दादी ने कहा कि अब तो अवनी और तुम्हारे पेरेंट्स भी जा चुके हैं, अब तुम इसी घर में रहने लग जाओ ना पहले की तरह। वहाँ अकेले क्यों रहते हो बेटा तुम, यहाँ भी तो तुम्हारा ही कमरा है ना। तो निहाल वहीं पर रुक गया क्योंकि निहाल को नव्या से बात भी करनी थी। सुबह जिस घर में हंसी मजाक चल रहा था, शाम को उसी घर में अभी शांति छा गई थी। किट्टू, नील, नव्या, निहाल चारों ही अभी एक दूसरे से बातें करके बहुत ज़्यादा परेशान थे। सब जानते थे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ रुद्र के पास ही है और वो यहाँ पर है ही नहीं। तो निहाल अभी अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। न जाने वो कितने मैसेज नव्या को कर चुका था, लेकिन नव्या ने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया था। फाइनली निहाल ने अभी नव्या को लास्ट मैसेज किया, मैं तुम्हारे छत पर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से मुझे छत
छत पर आकर मिलो। जब तक तुम यहाँ पर नहीं आओगी मैं यहीं पर वेट करता रहूँगा। निहाल छत पर चला गया। करीब आधा घंटा वेट करने के बाद नव्या भी छत पर आ गई थी। तो नव्या की आंखें भी बुरी तरह से सूजी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। चेहरे से ही साफ दिख रहा था कि शायद वो शाम से ही रो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। नव्या को पूरी तरीके से निहाल से प्यार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बेरुखी नव्या को चुभ रही थी। अनुज से जब उसके रिश्ते की बात हुई थी तो नव्या को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था निहाल पर। तभी नव्या छत पर आई और निहाल से जाकर डायरेक्टली गुस्से में बोली कि पड़ गई आपके दिल में ठंडक, मिल गया आपको सुकून, इसीलिए मुझसे शादी की थी ना आपने, इसीलिए मुझे चिराग से बचाया था ना आपने, इसीलिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे ना आप कि आपको ये सब कुछ दिन दिखाना था मुझे, मेरा पल्लू पकड़ कर कसम खाई थी ना आपने कि मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगी, आप मुझे बहुत सारी खुशियाँ देंगे। कहाँ है वो खुशियाँ, कहाँ है वो सारी जिम्मेदारी, तो कहाँ है खुशियाँ, बताइए मुझे ना। मेरी ज़रा सी भी बात चुभ गई आपको, आपने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की। अगर मैं आपके साथ सच में रहने लग गई ना तो आप तो मुझे तड़पा तड़पा कर ही मार देंगे। मेरे करीब आना आपको हक लगता है ना, लेकिन दादा दादी से बात करना ज़रूरी नहीं लगता आपको। इतना कहकर नव्या ने निहाल के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया। तो निहाल 2 कदम अभी एकदम से पीछे हट गया। तो निहाल के पास भी अभी बोलने के लिए कुछ नहीं था और ना ही नव्या के सवालों का कोई भी जवाब था, क्योंकि नव्या जो बोल रही थी सच बोल रही थी। नव्या इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि अगर निहाल इस वक्त कुछ भी बोल देता तो शायद निहाल का मुँह ही तोड़ देती। तो नव्या ने अभी आगे गुस्से में कहा कि मान लीजिए कल रात मेरे और आपके बीच में सब कुछ हो जाता और आज मेरे रिश्ते की बात होती, तब क्या करते, तब क्या करते आप, बताइए बताइए क्या करते आप। तो निहाल ने कहा कि शायद इसीलिए मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ है नव्या, दादा और दादी ने दोनों ने ही मिलकर हमें पाला है। तुम तो उनकी सगी पोती हो, लेकिन मैं उनका कोई भी नहीं लगता हूँ और फिर भी उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, सब कुछ प्यार दिया है, सब कुछ सारी जिम्मेदारी उठाई है। बचपन से ही प्रताप हाउस में रहता हूँ मैं, माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। शायद तुम तो जानती भी नहीं हो कि मैं यहाँ पर क्यों रहता हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँ। तो नव्या बस इतना ही कहूँगा कि जो हो रहा है उसे होने दो, अगर हमारे नसीब में मिलना होगा तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। तो नव्या ने भी अभी ताली बजाकर कहा कि वाह वाह मेरे रांझा, क्या बात है, आप अपनी हीर को सिर्फ इसीलिए छोड़कर जा रहे हो क्योंकि मेरे दादा और दादी का एहसान है आपके ऊपर, इसीलिए आप उनके एहसानों का कर्ज उतार रहे हो। तो निहाल अभी नव्या की तरफ से पलट गया और अपनी नम आंखों से बोलता है कि हाँ हाँ, बहुत सारे एहसान हैं उनके हमारे ऊपर, मैं नहीं उन एहसानों के ऊपर जा सकता हूँ। बस ये समझ लो कि अगर दादा दादी नहीं होते तो मैं भी जिंदा नहीं होता, ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। नव्या एक बार नीचे जाकर देखो दादाजी को तुम पर कितना ज्यादा गुरूर है, उन्हें लगता है कि उनकी नव्या कभी भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, हमेशा उनकी इज्जत का सम्मान करेगी, उनकी इज्जत को खराब नहीं करेगी। तुम चाहती हो कि मैं अब जाकर उनसे बात करूं, उनसे ये कहूं कि मुझे अपनी नव्या दे दो, मैंने आपकी नव्या को आपसे छीन लिया है। तो नव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए भरे गले से कहा तो अब आप सेक्रीफाइस करेंगे, मेरे और आपके प्यार का सेक्रीफाइस होगा तो आप कीजिए सेक्रीफाइस, मैं क्यों करूं। निहाल ने भी नव्या के आंसू पोंछते हुए कहा कि सिर्फ पाना ही प्यार नहीं होता है नव्या, मेरा और तुम्हारा प्यार से कहीं ज्यादा दादी और दादा का रुतबा है। क्या ये कहकर सिंघानिया परिवार को मना करेंगे कि उनकी बेटी निहाल से प्यार करती है और उन दोनों ने ही शादी कर ली है। तो निहाल ने भी नव्या को बहुत समझाया था कि वो अब अनुज सिंघानिया से ही शादी कर ले। करीब 2 घंटे निहाल की बात सुनने के बाद नव्या भी समझने लगी थी कि उसे सिंघानिया परिवार में ही शादी कर लेनी चाहिए थी। और फाइनली समझने के बाद निहाल जाते हुए बोला कि नव्या, जो हमारे बीच में हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो तो अनुज के साथ हमेशा खुश रहोगी तुम। इतना कहकर निहाल अभी छत से नीचे चला गया था और नव्या भी छत पर बैठकर अभी रोने लगती है। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अभी खाना खा रहे थे तो नव्या की आंखें अभी बुरी तरह से सूजी हुई थी। तो शुभ ने नव्या को देखकर कहा कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है नव्या, क्या तुम रो रही थी, क्या क्या कोई बात है, अभी तुम्हारे रिश्ते की बात ही हुई है, तुमने तो अभी से ही रोना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया यार, विदाई वाले दिन क्या करोगी तुम? तो नील ने भी शुभ की गर्दन पकड़ते हुए कहा कि तू बहुत ज़्यादा मजाकिया बनता है ना, सबका मजाक बनाता रहता है। तू इधर आ मेरे पास, मेरी बराबर की बहन है ये, मजाक बनाएगा तू इसका? रुक, तू अभी रुक। नव्या की सूजी हुई आंखें देख रहा है ना, अपना सूजा हुआ मुंह नहीं देख रहा तू? तो शुभ ने अपनी गर्दन छुड़वाते हुए कहा कि क्या कर रहे हो भैया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मेरा मुंह कहाँ से सूजा हुआ है? तो नील ने फिर से अभी शुभ की गर्दन पकड़ते हुए कहा कि अभी मैं एक चांटा मारूंगा ना तो सूज जाएगा तेरा मुंह, और फिर तू अपना सूजा हुआ मुंह थोपड़ा दिखा लियो, समझा? तो नव्या ने भी अपनी गर्दन झुकाकर कहा कि रो नहीं रही थी मैं, कल रात मैंने पढ़ाई ज़्यादा की है इसीलिए आंखें सूज गई हैं, ठीक से सोई नहीं हूँ शायद। तो नील ने भी एक नज़र नव्या को देखा और फिर बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ गया। तो दादाजी ने कहा कि नील तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? कल रात भी तुम्हें ठीक से खाना नहीं खाया और अभी भी तुम बिना खाए ही जा रहे हो। तो नील ने भी दादाजी की तरफ नहीं देखा था और किट्टू को देखकर कहा कि आज रुद्र रात को वापस आ रहा है, 2 बजे तक आएंगे, वेट करना है तो कर लेना वरना सो जाना, ठीक है? तो किट्टू के चेहरे पर भी एकदम से मुस्कान आ गई थी रुद्र के आ जाने की खुशी से। तो नील ने भी फिर दादी की तरफ देखकर कहा कि दादी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं से रुद्र को एयरपोर्ट लेने के लिए चला जाऊँगा। तो दादी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नील वहाँ से चला जाता है। तो दादाजी ने भी चंद्रकला की तरफ देखकर कहा कि चंद्रकला, रुद्र भी आ गया है, तुम कहो तो परसों ही सिंघानिया परिवार को बुला लेता हूँ, गोद भराई की रस्म कर लेंगे, क्यों नव्या, परसों ठीक है ना? तो नव्या ने भी भरे हुए गले से कहा कि जी जैसा आपको ठीक लगे दादाजी। इतना कहकर नव्या भी डाइनिंग टेबल से उठकर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। किट्टू की आंखों में भी पानी आ गया था, उसने निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने अभी किट्टू को चुप रहने का इशारा किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किट्टू अभी दादाजी को सब कुछ बता दे। तभी थोड़ी देर के बाद निहाल भी प्रताप हाउस से चला जाता है ऑफिस के लिए। इधर अमेरिका में इस वक्त रुद्र और वो औरत दोनों ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तो रुद्र ने कहा कि मिस पुरोहित टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। मिस पुरोहित ने भरे हुए गले से कहा कि रुद्र मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है इंडिया आने की, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने खोया था वो अब दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। तो रुद्र ने कहा कि मिस पुरोहित मैंने आपसे वादा किया है ना कि जो कुछ भी आपने इंडिया में खोया था वो सब कुछ आपको वापस ला कर दूंगा। मिस पुरोहित और रुद्र दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। तभी मिस पुरोहित ने कहा कि रुद्र इंडिया में मेरा घर है लेकिन मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी वहाँ पर, मुझे इंडिया में अकेले रहते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो रुद्र ने कहा कि आप अकेले नहीं रहोगी, किसने कहा आपसे कि आप इंडिया में अकेले रहोगी? आप मेरे दादा दादी जी के साथ रहोगी, तब तक रहोगी जब तक मैं आपको आपका सब कुछ ना लौटा दूं। और हाँ, ये मत समझना कि मैं आप पर कोई भी एहसान कर रहा हूँ, मैंने एक वादा इंडिया में भी किसी से किया है, मैं उस वादे के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और आपसे ज़रूर मिलकर जा रहा हूँ। तभी थोड़ी देर के बाद रुद्र और मिस पुरोहित की फ़्लाइट अनाउंस हो गई। तो रुद्र और मिस पुरोहित दोनों ही इंडिया की फ़्लाइट में बैठ गए इंडिया आने के लिए। लेकिन जैसे जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी वैसे वैसे मिस पुरोहित का डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो रुद्र यह तो अच्छे से समझ गया था कि मिस पुरोहित डरती बहुत ज़्यादा है। तो मिस पुरोहित ने कहा कि हमें वो वहाँ कोई लेने आएगा क्या? तो रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, मेरा बड़ा भाई नील, आपको पता है नील बिल्कुल पापा जैसा ही दिखता है, आप नील को देखकर ही पहचान जाएंगी, वो बिल्कुल पापा जैसा लगता है। तो मिस पुरोहित ने कहा कि रुद्र तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे थे, बहुत समझदार, मैच्योर, बिना बोले ही बहुत सारी बातें समझ जाते थे। जब मैं एक बार तुम्हारे घर गई थी ना तो उस वक्त तुम 5 या 6 साल के थे, कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगी और होगी तो ऐसे होगी जैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो रुद्र ने कहा कि मिस पुरोहित अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ, अब आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है अब आपके लिए। तो इधर इंडिया में ऑफिस आवर ख़त्म हो गए थे और फिर निहाल के कैबिन में गया और बोला कि रुद्र को एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, तू चलेगा क्या साथ में? तो निहाल ने
मना कर दिया। तो निहाल ने कहा कि नहीं, मैं कुछ देर और यहीं पर रुकूंगा, थोड़ा काम करना है मुझे। तो नील अभी निहाल की हालत देखकर नील को ना जाने क्यों अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो नील ने भी मन ही मन खुद से कहा कि निहाल, एक बार बता तो सही कि नव्या ही तेरी कबूतरी है तो मैं खुद दादा दादी से बात कर लूँगा तेरे रिश्ते की। तू क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है? पर मुझे बस डाउट है कि नव्या तेरी कबूतरी है, यकीन नहीं है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि तेरी हेल्प कैसे करूं यार। तो नील अभी निहाल के कैबिन से निकलकर पार्किंग में आया और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। तो किट्टू अभी बेसब्री से रुद्र का इंतजार कर रही थी। किट्टू की आंखों में भी नींद दूर दूर तक नहीं थी, उसे तो बस रुद्र के आने की खुशी थी। किट्टी को कुछ घंटे बिताना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इधर दूसरी तरफ निहाल नील के जाने के बाद ऑफिस से निकलकर सीधा क्लब में गया। निहाल सीधा वहां जाकर ड्रिंक करने लगा। निहाल बार काउंटर पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक किए जा रहा था। तभी निहाल का फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। तो निहाल ने फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन अभी वीरू का था। वीरू ने पूछा, सर आप कहाँ पर हैं? तो वीरू की आवाज़ सुनते ही निहाल को अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। निहाल को थोड़ी चढ़ भी गई थी। तो निहाल ने भी निस्से में ही गुस्से से कहा कि साले, क्लब में बैठा हूँ, तू आ जरा। तूने आशीर्वाद दिया था ना मुझे और नव्या को कि तू आ जरा, पहले तेरी ही खबर ले लेता हूँ। तूने बहुत बुरा आशीर्वाद दिया है हम दोनों को। करीब आधे घंटे बाद वीरू और कुछ बॉडीगार्ड्स बार में पहुंच गए। तो वीरू ने अभी क्लब में बैठे लोगों को गन पॉइंट करके क्लब से बाहर जाने के लिए बोल दिया। इस वक्त क्लब में बस निहाल और उसके बॉडीगार्ड्स ही थे। तो निहाल ने भी शॉट्स लेते हुए बॉडीगार्ड को देखा और एक बॉडीगार्ड को अपनी तरफ इशारे से बुलाया। तो वो बॉडीगार्ड निहाल को देखकर थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि निहाल नशे में था और गुस्से में भी था। तो वो बॉडीगार्ड अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, तो निहाल के पास नहीं गया था। निहाल को गुस्सा आ गया था और उसने अपना एक जूता निकाल कर फेंक कर मारा और बोला कि साले, तुम लोगों ने आशीर्वाद दिया था ना कि सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी पार उतारे। अब मेरी जोड़ी पार नहीं उतर रही है, अब तुम लोगों की यहीं पर कब्र खोद दूंगा, समझे? तुम लोगों की वजह से मेरी शादी टूटने पर आ गई है। तो अभी सब बॉडीगार्ड्स निहाल से दूर ही दूर रहे थे। तो निहाल ने भी फिर अपना दूसरा जूता निकाल कर वीरू की तरफ फेंक कर कहा कि साले, तुझे कहा था ना कि ध्यान रखियो प्रताप हाउस की तरफ कोई भी रिश्ता लेकर ना जाए, पर तूने ध्यान नहीं रखा। नव्या का रिश्ता पक्का हो गया है। तो वीरू ने जो जूता निहाल ने फेंक कर मारा था उसे कैच कर लिया और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। तो निहाल ने भी दादाजी की एक्टिंग करते हुए कहा कि सिंघानिया परिवार खुद चलकर आया है नव्या का रिश्ता मांगने। चल कर ही आएंगे ना, उड़कर तो नहीं आएंगे। तो दादाजी भी ना क्या कमाल करते हैं। निहाल का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एकदम से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से एक बॉडी गार्ड के पास गया। निहाल ने उसकी गन निकालकर उस बॉडीगार्ड को पॉइंट करने लगता है। तो निहाल अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था, उसने फायर कर दी। तो फायरिंग सुनते ही अभी सारे बॉडीगार्ड्स इधर उधर छुप जाते हैं। तो निहाल ने भी नशे की हालत में कहा कि चुप क्यों रहे हो सालो, बाहर आओ, तुम सबको मारूंगा। तुम सब ने मुझे आशीर्वाद दिया था ना, मगर तुम में से किसी ने भी ढंग से कोई आशीर्वाद नहीं दिया था, सब ने फेक आशीर्वाद दिया था लगता है। अब तुम सबको जान से ही मार दूंगा। एक बॉडीगार्ड अभी जो वीरू के साथ ही छुपा हुआ था, उसने कहा कि सर, ये निहाल सर को हो क्या गया है? वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है? ये तो हमारी जान ही लेने पर उतारू हो गए हैं। तो वीरू ने कहा कि ये इश्क है, इश्क, ये इश्क है, गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क। इतने में ही निहाल ने भी दूसरी फाइलिंग कर दी थी। तो निहाल अभी नशे की हालत में ही फिर से बोलता है कि सब के सब बाहर आओ, वरना ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। सारे बॉडीगार्ड्स जो अभी छुपे ही रहे थे, कोई भी बाहर नहीं आया था, क्योंकि सब जानते थे कि निहाल होश में नहीं है और आज उसका दिल टूट गया है, वो सच में गोली मार देगा। तो वीरू ने अभी नव्या को मैसेज कर दिया था। तो नव्या ने अभी वीरू के फ़ोन पर वीडियो कॉल किया। वीरू ने छुप कर निहाल की हालत नव्या को दिखा दी थी। निहाल की ऐसी हालत देखकर नव्या का पारा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। नव्या ने गुस्से में खुद से कहा कि ये निहाल जी
चाहते क्या है। इन्होंने एक ही दिन में अपनी ये हालत कर ली है। इनसे शादी करने से अच्छा होता है कि मैं अनुज से ही शादी कर लेती। सच में मैं इस इंसान को फ्यूचर में कैसे निभा पाऊंगी। अगर ये ऐसे ही हरकतें करेंगे तो मैं ही इनका गला दबा दूंगी किसी दिन। नव्या पैर पटक कर अभी किट्टू के कमरे में चली गई तो किट्टू भी अभी तक सोई नहीं थी। नव्या ने किट्टू को सब कुछ बता दिया था तो नव्या चुपचाप अभी प्रताप हाउस से निकलकर सीधा निहाल के पास चली गई तो निहाल के हाथ में अभी भी गन थी। निहाल ने जैसे ही फायरिंग करने के लिए अपनी गन उठाई तो उसने सामने नव्या को खड़ा पाया। नव्या को देखकर अभी सारे बॉडीगार्ड्स के अंदर जान में जान आ गई थी और सब जहां पर छुपे थे वहीं पर खड़े हो गए तो धीरे धीरे कर अभी सभी बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए थे। निहाल रोते हुए नव्या के पास गया और नव्या को उसने अपने गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा तो नव्या को पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन निहाल की ऐसी हालत देखकर उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया था। उसने निहाल को संभालते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, बुलेट किसी को लग जाती तो निहाल अभी नव्या से थोड़ा सा दूर हुआ और निहाल नशे की हालत में ही बोला कि लग जाती तो साले मर जाते। इन्होंने ही तो हमें आशीर्वाद दिया था ना कि हम दोनों की जोड़ी पार उतरेगी, हम दोनों सदा खुश रहेंगे, और सारे के सारे झूठे आशीर्वाद दे रहे थे ये। निहाल ने अभी आधी बंद और आधी खुली हुई आंखों से कहा, और ये वीरू का बच्चा, इसे मैंने इतनी स्ट्रिक्टली बोला था कि प्रताप हाउस की तरफ कोई भी रिश्ते वाला आंख उठाकर ना देख ले, लेकिन इसने अपनी ड्यूटी भी नहीं की सही से, इसे तो मैं ज़रूर मारूंगा। तो नव्या भी निहाल को संभालते हुए बाहर लेकर आ गई थी और कहने लगी कि अच्छा अब आप चुप हो जाइए, घर चलिए। तो नव्या और वीरू अभी निहाल को लेकर निहाल के विला में आ गए थे तो नव्या और वीरू अभी निहाल को संभालते हुए धीरे धीरे करके उसे उसके कमरे में ले गए। उसके बेडरूम में लेकर वीरू सिचुएशन को संभालते हुए नव्या और निहाल को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। तो निहाल अभी बेड पर लेटा हुआ था। नव्या जैसे ही निहाल ने नशे में ही उसका हाथ पकड़कर कहा कि नव्या प्लीज मत जाओ, प्लीज अनुज सिंघानिया से शादी मत करो, प्लीज मेरे घर आ जाओ। नव्या बहुत अकेला हूँ मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो नव्या प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। नव्या भी थोड़ी देर निहाल के पास बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। तो निहाल अभी भी काफ़ी ज़्यादा नशे में बड़बड़ा रहा था। नव्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कब से प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें साड़ी में देखा था, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी फेयरवेल पार्टी में ड्रॉप किया था ना, उसी दिन से ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था। उसी दिन से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं अपने आप को रोकना चाहता था लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल पड़ी है रस्में मोहब्बत ये जानता नहीं, इसीलिए मैंने प्रताप हाउस भी छोड़ दिया था ताकि मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए, और मैं इसीलिए अपने विला में शिफ्ट हो गया था ताकि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन फिर भी दूर नहीं रह पाया नव्या तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे करीब ही आता चला गया। तो नव्या अभी निहाल के पास बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। नव्या समझ रही थी कि निहाल इस वक्त कितने ज़्यादा दर्द से गुजर रहा है। नव्या निहाल के पास बैठी रही और उसके सर पर अपना हाथ फेरती रही। तो नव्या ने कहा कि निहाल जी सो जाइए। तो धीरे धीरे अभी निहाल भी नींद के आगोश में चला गया था। नव्या की आंखें भी नम हो गई थी। नव्या ने भी बाहर आकर वीरू से कहा कि भैया आप इनके पास ही रहना, मैं जा रही हूँ। दादा दादी को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो घर में हंगामा हो जाएगा। तो वीरू ने कहा कि नव्या मैं निहाल के पास नहीं रह सकता, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर ये उठेंगे तो सबसे पहले मुझे ही गोली मार देंगे। तो नव्या की आंखें भी अभी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। नव्या ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा भैया समझने की कोशिश करो ना प्लीज़, निहाल जी को इस वक्त अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें किसी के साथ की तो ज़रूरत है ही। आप रुक जाइए यहाँ पर, आप यहाँ पर रुक जाएंगे तो मुझे तसल्ली होगी। तो वीरू ने कहा कि ठीक है नव्या आप कहती हैं तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो आप जैसे कह देना कि घर की चाबी बाहर वाले गुलाब के गमले के नीचे रखी हुई है। तो नव्या ने अपने आंसू पोंछकर बाहर जाते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला कि निहाल जी के साथ रह रह कर सब पंच मारना सीख गए हैं। वीरू अभी निहाल के पास रुक गया था और अपनी जान की दुआएं मांग रहा था और नव्या भी सीधा प्रताप हाउस वापस आ गई थी। रात 1 बजे का समय था।
किट्टू अभी तक नहीं सोई थी। किट्टू को बस रुद्र को ही देखना था और वो जानती थी कि बस 1 घंटे बाद रुद्र घर वापस आ जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन उसका ये 1 घंटा भी एक जन्म के बराबर ही बीत रहा था। तभी शुभ भी सीटी बजाता हुआ किट्टू के कमरे के बाहर से गुजरा और उसने किट्टू को जागते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो शुभ ने अभी खुद से ही कहा कि तो पति देव का इंतजार हो रहा है, इसीलिए इतनी रात को यहाँ पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। वाह, इतनी बेचैनी से यार, इन दोनों के रोमांस में थोड़ा तो तड़का लगाना ही पड़ेगा। शुभ को शरारत सूझ गई। शुभ अपने कमरे में गया और एक हॉकी स्टिक लेकर आया। तो शुभ अभी वो हॉकी स्टिक किट्टू के पास लेकर गया और बोला कि भाभी, ये लो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी शायद। आखिर भैया ने आपको इतना ज़्यादा परेशान जो किया है, इतने दिन से आपका कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल नहीं उठाया है उन्होंने, तो आप भूल गई क्या? भाई ने आपका फ़ोन भी नहीं रिसीव किया था, आपको कोई मैसेज भी नहीं किया था। भाई को आपकी कोई भी परवाह भी नहीं थी, वो तो बस बाहर जाकर आपको भूल ही गए थे। मैं समझता हूँ भाभी की काम ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी क्या काम है कि अपनी बीवी को ही भूल गए? वो भूलते ही क्यों नहीं? आपको पता है अमेरिका में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं वहाँ पर, लंबी लंबी टांगे, गोरा गोरा रंग। मुझे लगता है कि भैया शायद उन्हें देखने में ही बिजी थे, इसीलिए उन्होंने आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करा है कि आपके ना कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स किया, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई किया था। मुझे लगता है कि शायद उन्हें कोई वहाँ पर पसंद आ गई। किट्टू तो बस ध्यान लगाकर शुभ की बातें सुन रही थी। शुभ से जितना भड़काया गया, शुभ ने किट्टू को उतना ज़्यादा भड़का दिया था। अब किट्टू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किट्टू की एज कम थी, वो शुभ की बातों में आ गई थी और रुद्र के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने मन में ले आई थी। शुभ जाता हुआ देख कर बोलता है किट्टू से, भाभी याद रखना भाई की अच्छी से खबर लेना। किट्टू ने भी हॉकी स्टिक लेकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज रुद्र की खैर नहीं। शुभ किट्टू के कमरे से चला गया था और शुभ ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि किट्टू आज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी रुद्र से। आज तो रुद्र की खैर ही नहीं थी। इधर एयरपोर्ट पे नील रुद्र का वेट कर रहा था। नील को ये तो पता था कि रुद्र के साथ कोई आएगा, लेकिन कौन आएगा ये नील को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो नील इस चीज़ से बिल्कुल अनजान था। नील अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, पर नज़र उठाकर सामने भी देख रहा था। रुद्र और मिस पुरोहित साथ में आ रहे थे। तो नील ने भी मिस पुरोहित को देखा तो उसकी आंखें एकदम मिस पुरोहित पर ही ठहर गई थी। नील का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। नील के मुंह से भी निकला, ओ तेरी खूबसूरती तो वरदान में मिली है शायद इसे, कितनी ज़्यादा खूबसूरत ही है ये। तो नील अपने मुंह खोले बस अभी मिस पुरोहित को ही निहार रहा था। रुद्र कब उसके नज़दीक आ गया उसे पता ही नहीं चला। तो रुद्र ने भी अभी धीरे से उसके सीने पर एक पंच मार कर कहा कि मुंह तो बंद कर ले यार, घूरता ही रहेगा क्या, चल अब जल्दी से चल। नील अपने होश में आया और फिर तीनों ही एयरपोर्ट से बाहर आ गए, लेकिन नील की नज़रें अभी भी बार बार मिस पुरोहित पर ही जा रही थी। अगले ही पल नील ड्राइव कर रहा था और रुद्र आगे बैठा था और मिस पुरोहित पीछे बैठी हुई थी। तो मिस पुरोहित अभी विंडो से टेक लगाकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। मिस पुरोहित अभी भी बहुत ज़्यादा उदास थी और उनके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। नील ड्राइव कर रहा था, लेकिन फ्रंट मिरर से बार बार मिस पुरोहित को ही देख रहा था और रुद्र भी अच्छे से ये सब कुछ नोटिस कर लेता है। तो नील से वो बोलता है कि गाड़ी साइड में लगा। नील से इतना कहते ही रुद्र उसे घूरने लगा। तो नील को भी सुनाई नहीं दिया था क्योंकि वो तो मिस पुरोहित को देखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो रुद्र ने अपनी कोहनी मार कर नील को कहा कि गाड़ी साइड में रोक, कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो नील अभी जल्दी से अपने होश में आया और उसने गाड़ी को साइड में रोक दिया। तो गाड़ी रोकने से अभी मिस पुरोहित रुद्र को हैरानी से देखने लगती हैं। तो रुद्र ने कहा कि मिस पुरोहित बैठिए, मैं अभी आया। तो रुद्र ने अभी नील को गुस्से में उतारने का इशारा किया था। तो नील अभी गाड़ी से उतर गया था और रुद्र गुस्से से नील के पास गया और नील के बाजू को पकड़कर उसे गाड़ी की बैक साइड पे लेकर आ गया। तो रुद्र ने अभी एक पंच नील को जोर से मारकर कहा कि क्या कर रहा था तू, बता, तेरी आंखें कहाँ पर लगी हुई थी? तो नील ने भी अभी जल्दी से रिटर्न में एक पंच रुद्र को मारा और पूछा कि क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा था, मैं तो ड्राइव कर रहा था ना। तो रुद्र ने गुस्से में कहा कि कमीने, तू उसे ऐसे क्यों घूर रहा था, बोल,
मैं सब नोटिस कर रहा था जैसे तू अपनी गंदी नज़रें मिस पुरोहित पर डाल रहा था। तो नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और उसने अपने बालों में हाथ मार कर कहा कि तुझे नहीं पता कि क्यों घूर रहा था मैं। तो रुद्र ने अपने सर पर हाथ मार कर कहा कि हाँ हाँ जानता हूँ, इसी टाइम में वो तेरा क्रश हुआ करती थी और मिस राजस्थान भी तो रह चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तू इसे ऐसे घूर घूर कर देखेगा, समझा। तो नील ने कहा कि तू तो जानता है यार, मेरा क्रश थी वो, और जब भी हमारे स्कूल में वो आई थी ना, तभी से इन्होंने मिस राजस्थान का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया था यार। 10 साल का था मैं और इन्हें देखकर इन पर मैं लुट गया था, और फिर कभी सपने में भी नहीं सोचा था इन्हें मैं इतने पास से भी देख पाऊंगा। इन्होंने तो मेरे बालों में हाथ भी मारा था। हाय, रुद्र गुदगुदी हो रही थी मुझे। तो नील अभी ये सारी बातें अपने दिल पर हाथ रख कर बोल रहा था। तो नील अभी धीरे धीरे करके गाना गुनगुनाने लगता है कि मेरे बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना, मेरे बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। तो रुद्र ने कहा कि बचपन का नहीं, जवानी के प्यार पर ध्यान दे तू पहले, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अगर अवनी को पता चलेगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी, समझा तू। तो नील ने कहा कि यार तुझे मिली कहाँ पर ये, और हाँ ये खूबसूरती की दुकान तुझे यहाँ पर लाने के लिए किसने कहा था। तो रुद्र ने अभी थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि नील मेरी बात ध्यान से सुन, तू नहीं जानता कि ये पिछले 18 साल से कैसे रह रही हैं। मिस पुरोहित इंडिया आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी यार। सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मुश्किल से इन्हें यहाँ पर आने के लिए कन्विंस किया है। अगर तूने इनके साथ ऐसे ही बिहेव किया ना, तो तू अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सीधा फार्म हाउस के लिए निकल लियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिस पुरोहित को हमारे घर में कोई भी दिक्कत हो और वो यहाँ से चली जाए। बड़ी मुश्किल से मना कर इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो नील ने भी फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि तुझे लगता है कि मैं मिस पुरोहित को छोड़कर फार्म हाउस पर जाऊंगा? कभी नहीं जाने वाला मैं वहाँ पर, मैं तो प्रताप हाउस में ही रहूंगा अब। और वैसे इनकी खूबसूरती ने तुझे भी थोड़ा तो इफेक्ट कर ही दिया होगा ना। तो रुद्र ने भी मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, मेरे पास तो मेरी किट्टू है ना, मुझे उसकी खूबसूरती के अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकती, समझा। तो प्लीज नील, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज बिहेव योर सेल्फ। 10 साल बड़ी है तुझसे ये, प्लीज इनके सामने ऐसी वैसी कोई भी हरकतें मत करना। तो नील के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। उसने अपने बालों में हाथ मार कर कहा कि हाँ हाँ पक्का, प्रॉमिस, मेरी वजह से मिस पुरोहित को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा इनके साथ। अब चले घर। तो रुद्र ने भी नील से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा कि रहने दे, तू तो एक्सीडेंट ही कर देगा। नील, रुद्र, मिस पुरोहित तीनों ही गाड़ी में बैठकर अभी प्रताप हाउस के लिए आ गए थे। जैसे ही गाड़ी प्रताप हाउस के अंदर एंटर हुई तो रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसने किट्टू को बालकनी में ही देख लिया था। तो रुद्र ने भी मुस्कुरा कर मिस पुरोहित को, देखिए किट्टू खड़ी है, अभी वो भागते हुए आएगी और मेरे गले लग जाएगी। तो रुद्र की बात सुनकर नील एकदम हंस हंस कर लोटपोट हो गया था। तो मिस पुरोहित और रुद्र दोनों ही काफी ज्यादा हैरानी से अभी नील को देख रहे थे और घूर रहे थे, और नील की हंसी जो कंट्रोल करने से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो रुद्र ने भी थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि तू इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है, क्या हुआ है तुझे जो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है तुझे। तो नील ने कहा कि बल्ले सेरा वारा जाऊं तेरे ओवर कॉन्फिडेंस पर, किट्टू आएगी और तुझे गले लगा लेगी। किट्टू दिखाई दे रही है और उसके हाथ में हॉकी स्टिक नहीं दिखाई दे रही तुझे। तो रुद्र ने भी फिर ध्यान से देखा तो किट्टू के हाथ में सच में वो हॉकी स्टिक थी जो उसे शुभ देकर गया था। प्रताप खानदान का हर इंसान चाहता था कि किट्टू रुद्र की पिटाई करे। दूसरी तरफ किट्टू ने जब रुद्र की गाड़ी प्रताप हाउस में एंटर होते हुए देखा तो खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ी। किट्टू भी भागते हुए बालकनी से नीचे आई और रुद्र भी तब तक गाड़ी से उतर कर आ चुका था। किट्टू खुश तो थी लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। किट्टू भागती हुई आई और उसने एक हॉकी स्टिक रुद्र के बाजू पर मार दी। रुद्र आंखें फाड़े बस अभी किट्टू को ही देखे जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं था कि किट्टू कुछ ऐसा भी कर सकती है। तभी किट्टू दूसरी बार अभी हॉकी स्टिक रुद्र को मारती उससे पहले ही रुद्र भागकर नील के पीछे छुप गया और नील का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। थोड़ी देर में ही अभी मिस पुरोहित भी गाड़ी से उतर गई थी और वो किट्टू को देखने लगती हैं। किट्टू का ध्यान अभी भी मिस पुरोहित पर नहीं गया था, वो तो बस रुद्र को मारने के लिए नील के आगे पीछे हो रही थी और रुद्र उससे बचने के लिए नील के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। इतने में ही शुभ भी वहां पर आ गया और वो रुद्र को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तो शुभ ने भी अभी मिस
पुरोहित को देखा तो उसकी नज़र भी कुछ सेकंड के लिए मिस पुरोहित पर ही ठहर गई। तो शुभ ने भी अपने मन ही मन खुद से कहा कि यार ये तो सच में बड़ी ही सोनी है, लेकिन मेरी पिकाचू से थोड़ी सी कम है। तो शुभ को हंसता हुआ देखकर नील ने भी हंसकर कहा कि रुद्र हो ना हो किट्टू को पट्टी इसी ने ही पढ़ाई होगी, वरना तुझे याद है जब तुझे हंटर पढ़ने वाला था ना तो किट्टू तो तेरे सामने आ गई थी। तो नील की बात सुनकर शुभ और तेज तेज से हंसने लगा। तो रुद्र और नील को तो दोनों को ही अभी विश्वास हो गया था कि किट्टू को ये पट्टी शुभ ने ही पढ़ाई है। तो रुद्र के हाथ में अभी गाड़ी की चाबी थी। रुद्र ने वो चाबी शुभ को फेंक कर मारते हुए बोला कि छोटे शेर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा भड़का दिया है, अब ये मुझे मारने पर उतारू है। तो किट्टू अभी भी रुद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। किट्टू रुद्र के पीछे पीछे भागती रही और रुद्र गाड़ी के चारों ओर चक्कर काट रहा था। मिस पुरोहित ये सब देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुश हो रही थी और ना चाहते हुए भी मिस पुरोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। नील और शुभ का तो ये सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो कौन है मिस पुरोहित और क्या कनेक्शन है रुद्र का इनसे, क्या मिस पुरोहित लेकर आएंगी कोई नया ट्विस्ट या फिर ये कोई बहुत बड़ा राज है। तो दोस्तों इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।